नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की एक स्पेशल पेशकश में आज हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के बीच तनातनी जारी है। इस कड़ी में सचिन पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। पायलट राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में हुए कथित घोटालों की जांच की मांग को लेकर अनशन पर रहे हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस ने अनशन न करने की चेतावनी दी थी, इसके बावजूद वो अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस की ओर से सोमवार को कहा गया था कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी मानी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है। पायलट को पहले बात करनी चाहिए थी, इस पर हम सीएम गहलोत से बात करते और उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब उनको अनशन करने का अधिकार था। पायलट ने पार्टी में मुद्दे रखने के बजाय सीधे अनशन करने का रास्ता चुना, जो कि ठीक नहीं है। गहलोत सरकार के मंत्री भी सचिन पायलट के इस धरने को गलत बता रहे हैं। सुखराम विश्नोई हैं, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार के विरोध में इस तरह से धरना करना ठीक नहीं। देखो, अनशन बैठने का कोई आज समय नहीं है। पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और पार्टी को सहयोग करना चाहिए। सरकार बढ़िया चल रही है, गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। लोगों ने जो चीज़ें, वो जो काम मांगा वो काम तमाम एमएलए को दिया। ऐसा युग लोगों को याद आएगा। आप लोग कल्पना करोगे, लाइट फ्री, गेहूँ फ्री, दवाई फ्री, 10 लाख का मतलब बीमा फ्री और घरेलू कनेक्शन साथ साथ जो ट्यूबवेल है 2000 तक वो फ्री, पेंशन 1000 रुपये की, इतनी बढ़िया शानदार योजनाएं कर रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने ऑडियो वीडियो जारी किया है कि मतलब महंगाई से राहत, जो मतलब 500 रुपये सिलेंडर पहले मोदी जी ने 500 में दिया, फिर वो आगे 4000 रुपये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत शानदार योजनाएं लागू की है, इनका फायदा लोगों को मिले तो सहयोग करना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के खिलाफ बैठे रंधावा साहब भी कहते हैं कोई पार्टी विरोधी है, ये गलत बात नहीं, बैठना चाहिए। नहीं, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहेगा आपके चुनाव में? भ्रष्टाचार मुद्दा ही तो है ही। देखो, माननीय गहलोत साहब ने आने के बाद में कमेटी बनाई बाकायदा और करीब 267 जो खाने निरस्त की थी उनको वापस निरस्त रखा। उनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस पेश कर दी। जब जिनके खिलाफ, जिन्होंने बेईमानी की, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, तब जांच के आंकड़े पेश करे। किस बात की जांच करानी है, जांच किस तथ्य की हो, कौन सी चीज कमी रही, उस बात तो पेश करे। सीएम साहब 4 बेटे जांच करने की। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है, दरार है और चुनाव से पहले एक बार फिर से उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर देश भर में जश्न मना रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस जीत के लिए सभी को बधाई दी। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और देश की जनता का धन्यवाद अदा किया और कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही केजरीवाल बोले, अपने आलोचकों को भी तहे दिल से बधाई दी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आयोजित जश्न में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को याद करते हुए कहा कि इस खुशी के अवसर पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है। अगर वो होते तो पार्टी की खुशी में 4 चांद लग जाते। अभी वो संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय देश की सारी विरोधी शक्तियां मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष का कसूर ये था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए, इसलिए राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बात कही। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है।
मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। यह कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। हम आपको ये भी बता दें कि सोमवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था और साथ ही टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता वापस ले ली थी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने बीआरएस से आंध्र प्रदेश में और आरएलडी से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा भी वापस ले लिया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने के बाद तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। पार्टी ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन चुनाव आज तक से विशेष बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कानून का रास्ता अपनाने का विकल्प खुला है और वो इसको रूल आउट नहीं कर रहे। रॉय ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने को टीएमसी के लिए सेटबैक मानने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौगत रॉय ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी समय बहुत बाकी। 1977 में केवल 17 दिन में जयप्रकाश नारायण ने स्थिति बदल दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय से राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी की रीति नीति पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रॉय ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया और निष्पक्षता को लेकर भी प्रश्न उठाए। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने सौगत रॉय से ये विशेष बातचीत की है। सुनिए, देखिए। ये एक इवेंट है तृणमूल कांग्रेस का, जो लंबी सफर, लंबा लड़ाई, इसमें ये एक कदम है। इसलिए हम जल्दबाजी में इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पार्टी सोच विचार करेगा और इस पर अपना प्रतिक्रिया देगा। सर, कोई लीगल एक्शन या इनिशिएशन हो सकता है? ये रूल्ड आउट नहीं है। ये तो सभी राज्यों में चुनाव आयोग का सिद्धांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी केस हुआ। अभी भी महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन को लेकर केस चल रहा है। तो कानून का रास्ता तो खुला है, वो हम देखेंगे। तो फिर वैसा हो सकता है जैसा शिवसेना ने किया, तृणमूल भी कर सकती है? मैं रूल आउट नहीं करता हूँ। सर, इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को लेके कोई सवाल है या फिर? इलेक्शन कमीशन जिस ढंग से नियोग होता है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुनाव आयोग का नियोग एक 3 मेंबर कमेटी का माध्यम से करना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री, प्रधान विचारपति और विरोधी नेता रहना चाहिए। तो उसका अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट। तो निष्पक्षता लेकर तो सवाल उठेगा ही। और ये अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की शुरुआत हो गई। नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके बाद 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 20 अप्रैल को नाम वापसी होगी और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि चुनाव के दौरान कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकता। किसी भी जिले में चुनाव से 48 घंटे पहले सीमाएं सील कर दी जाएंगी और मतदान से पहले बाहरी जिले से आए व्यक्ति को जिला छोड़ना होगा। निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि निकाय चुनाव के लिए होने वाली जनसभाओं को अनुमति देने के मामले में वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव न करें। साथ ही जनसभा, चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां और उम्मीदवारों
को लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए प्रशासन से अलग से अनुमति लेनी होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी निगरानी में करीब 2 लाख कर्मचारी निकाय चुनाव करवाने के लिए तैयार रहेंगे। मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने बताया कि निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने किस तरह तैयारियां की। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से पूरे जनपद में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये नामांकन प्रक्रिया 3 तहसीलों में, गोवर्धन में, ब्लॉक में और कलेक्ट्रेट में, साथ ही साथ तहसील सदर में भी कराई जा रही है। हमारे जो नगर निगम के समस्त वार्ड हैं उनकी नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट के अलग अलग न्यायालय कक्षों में हो रही है। किस वार्ड की किस न्यायालय कक्ष में हो रही है उसकी जानकारी भी कलेक्ट्रेट में बैनर्स के माध्यम से चस्पा कर दी गई है और सभी लोगों को, जनसामान्य को भी ये सूचित कर दी गई है। हमारे सभी आरओ की कल ट्रेनिंग हो गई थी और आज वो समय से अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की नामांकन प्रक्रिया चलेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया का समय रहेगा, जिसमें आरओ अपने कक्ष में उपलब्ध रहेंगे, वो फॉर्म भी देंगे और उसके बाद नामांकन प्राप्त भी करेंगे। सभी सुरक्षा के इंतजाम, चाहे वो तहसील की बात हो, गोवर्धन ब्लॉक में हो या कलेक्ट्रेट में, वो भी देख लिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और पूरी प्रक्रिया के ऊपर उप जिलाधिकारियों की भी नज़र रहेगी और एडीएम साहबान और हम लोगों भी उसके ऊपर नज़र रखे हैं। किसी भी प्रकार से प्रक्रिया को दूषित नहीं होने देंगे और पारदर्शी तरीके से और पूरे निष्पक्ष रूप से सभी प्रक्रिया जो कि आज नामांकन से शुरू हुई है पूरी कराई जाएंगे। वहीं यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने मौजूदा मंत्री, एमपी, एमएलएस के परिवार वालों, रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर सोमवार को ही बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी लखनऊ समेत कई जगहों पर मौजूद 14 में से 11 मेयर्स का टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी ने 762 शहरी नगर निकायों, 17 नगर निगमों में जीत का लक्ष्य रखते हुए टिकट बांटने की प्रक्रिया को पारदर्शी और संगठनात्मक रखने का दावा किया है। चुनावी खबरों की हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।